हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं परमाणु मॉडल की शुरुआत। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी, वो था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। और आज अपना जो वीडियो है वो है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के ऊपर दिया गया। देखो, आपने 10th क्लास के अंदर परमाणु मॉडल सारे पढ़ रखे हैं, तो ये उसी तरीके से इसको थोड़ा सा विस्तृत करके बताया गया है कि जो रदरफोर्ड थे, इनका नाम आप जानते हो कि इनका जो परमाणु मॉडल है ना, वो एक बिल्कुल सिंपल तरीके से पहचाना जाता है। वो है सोने की पतली पन्नी का प्रयोग। सोने की पतली पन्नी का प्रयोग। अब आप जैसे पढ़ते हो, 11वीं क्लास में आए हो, तो आपने देखा है कि अगर मैं आपको ऐसे जनरल ऑफलाइन क्लास होती तो पूछता था, आप कहते कि सर वो सोने की पतली पन्नी के ऊपर अल्फा गणों का प्रहार करवाया था, जिससे वो परमाणु मॉडल अपन को प्राप्त होता है, मतलब इसके बारे में समझाया गया। तो रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने अकेले ने नहीं किया था, रदरफोर्ड के साथ में 2 स्टूडेंट थे उनके, और उन 2 स्टूडेंट और रदरफोर्ड तीनों ने मिलकर ये सोने की पतली पन्नी का एक प्रयोग किया था। इनमें से एक का नाम था हैंस गीगर और दूसरे थे अर्नेस्ट मार्स्टेन के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों कौन थे? रदरफोर्ड के स्टूडेंट। दो स्टूडेंट्स ने इनके साथ में मिलकर ये प्रयोग किया था। अब देखो क्या किया था इन्होंने प्रयोग। सबसे पहले अपन प्रयोग लेते हैं, फिर लेते हैं कि इन प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले, और फिर आप जानते हो जब प्रयोग के निष्कर्ष निकल जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होती है, कमियां होती है। आप है ना, देखिए आप अब अपन कोई इसमें वो वाला मॉडल फोटो वगैरह नहीं लेते हैं। इसमें आप 11th क्लास के अंदर आए हो तो 11th क्लास के हिसाब से लेते हैं। देखो आप, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली। ये इस सोने की पतली पन्नी ली इन्होंने, ठीक है। और सोने की पतली पन्नी की जैसे मोटाई थी 10 nm के बराबर, 10 नैनोमीटर के आसपास इसकी क्या थी, मोटाई थी, ठीक है। और इसके ऊपर पीछे की तरफ इन्होंने यहां पर क्या किया, सोने की पतली पन्नी के ऊपर किया था किसका, ZnS का लेप। अब आप जानते हो जिंक सल्फाइड का लेप, जैसे पूछा जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर जिंक सल्फाइड का लेप क्यों किया गया, तो उसका रीजन क्या कहते हैं अपन, क्या बोलते हो, अल्फा कणों की दिशा की जानकारी के लिए जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है। तो ये सोने की पतली पन्नी ली है जिसकी मोटाई 10 nm थी और जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। उसके बाद इन्होंने एक साथ, ध्यान दीजिएगा, एक साथ 20,000 अल्फा कणों का इसके ऊपर प्रहार करवाया था। किसके ऊपर? सोने की पतली पन्नी के ऊपर। कितने कणों का? 20,000 अल्फा कण। अल्फा कण जो होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, 3 प्रकार के कण होते हैं। तो अल्फा कणों का इसके ऊपर प्रहार करवाया और उन्होंने देखा कि जब हम इसके ऊपर ये प्रहार करते हैं तो देखो क्या हुआ कि अल्फा कणों का प्रहार करने पर, जैसे ये पन्नी है, तो अब इसके ऊपर यूं बताओ आप, ये इस तरीके से, जैसे अल्फा कण है, ये कुछ कण क्या हुआ, इसमें से यूं बिना किसी रुकावट के निकल गए, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट ये कहेंगे कि कुछ कण बिना किसी रुकावट के निकल गए, सीधे ही निकल गए, इन्होंने देखा, ठीक है। और अब देखो ये परमाणु जो है, तो ये अगर अपन इसको परमाणु मानते हैं तो परमाणु के अंदर नाभिक भी पाया जाता है, और नाभिक है तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ कणों को ये इन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि जैसे ये सीधे निकल गए, ठीक है, यूं इस तरह से। अब फिर इन्होंने देखा कि कुछ कण ऐसे थे जो इससे टकराए और टकराकर अपनी दिशा से विचलित हो गए थे। अब अपनी दिशा से विचलित होने का मतलब क्या हुआ कि उनमें हल्का सा विक्षेपण आया। जैसे ये कण यूं गया इस तरीके से, तो यहां से टकराया है, टकराने के बाद थोड़ा सा क्या होगा, इससे विचलित हो गया। जैसे यहां से भी ये कण आया, ये इस तरीके से यूं विचलित हो गया। ऐसे अपने इन्होंने देखे कि कुछ कण इस तरीके से विचलित हो रहे थे, ठीक है। ये इधर आया और इधर से यूं हो गया, कुछ हल्का सा। तो ये प्रक्रिया क्या हुई, चलती रही। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखते हैं,
कि कुछ कण पन्नी से टकराकर अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। ये अपन क्या कर रहे हैं, प्रयोग और प्रेक्षण दोनों एक साथ ले रहे हैं इसका, ठीक है, हो गया। लेकिन ये लगातार सिलसिला जब जारी रहा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीधी सामान्य प्रक्रिया हो रही है, लेकिन अचानक एक थोड़ी सी इसके अंदर क्या हुआ, ट्विस्ट आया इसके अंदर। वो ये आया कि एक कण जो था वो कण गया और जाकर इसके सेंट्रल पॉइंट पे जब टकराया सोने की पतली पन्नी पर, तो टकराकर जिस दिशा से गया था ना उसी दिशा से वापस क्या हुआ, यूं घूम के वापस आ गया। ये इस तरीके से, ये पॉइंट था यहां का, ठीक है। ये सारे क्या है, अल्फा कण है ये सभी, ठीक है। अब जिस समय ये प्रक्रिया हुई, तो ये प्रक्रिया हुई तब रदरफोर्ड का दिमाग थोड़ा सा घुमा और रदरफोर्ड ने इसको अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि जैसे हम कोई तोप का गोला छोड़ते हैं, तो तोप का गोला छोड़ने पर अगर किसी के ऊपर आप तोप का गोला छोड़ रहे हो और वहां पर उसने कागज दे दिया आगे, तो कागज से टकराकर वो गोला वापस उसी दिशा में आ जाए और जिसने छोड़ा है सीधा उसके ऊपर आकर अगर विस्फोट कर देता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को इन्होंने इसके ऊपर बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रक्रिया हुई है, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन कि तीसरा, कि एक कण, अब 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण ऐसा था, एक कण पन्नी के केंद्र भाग से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया। क्या हुआ, उसी दिशा में लौट गया। ये इसके 3 प्रेक्षण थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी ये अल्फा कणों का जब इसके ऊपर प्रहार करवाया रदरफोर्ड ने, तो ये कहा कि भाई ये ऐसी प्रक्रिया इसके अंदर होती है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था जो रदरफोर्ड ने बताया। अब जब प्रयोग हुआ तो प्रयोग होने के बाद उसका कुछ निष्कर्ष निकला, ठीक है। तो निष्कर्ष के लिए मैं यहां हट रहा हूं, 1 सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं यहां से इसको पूरा मिटाऊंगा और फिर आपको इसके निष्कर्ष बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो गया भाई। चलिए अब हम लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला इस प्रयोग का। देखो, अब इसी के ऊपर अपन निष्कर्ष लेते हैं इसके। प्रयोग की निष्कर्ष क्या बताओगे, पहला निष्कर्ष इसका? देखिए, हम ये कह रहे हैं, निष्कर्ष भी बता सकते हो या मॉडल के मुख्य बिंदु भी बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले इन्होंने कहा था कि जब इसके ऊपर 20,000 अल्फा कणों का प्रहार किया गया, जब इसके ऊपर 20,000 अल्फा कणों का प्रहार किया तो उसमें से कुछ कण बिना किसी रुकावट के निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। तभी तो देखो उसमें से कण सीधे निकल गए, अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए आप, अब दूसरा आप बताइए क्या कहता है ये? दूसरा ये कहता है कि हमने कहा कि कुछ कण जो है वो क्या हो रहे हैं, देखो यूं विक्षेपित हो रहे हैं, टकराकर अपनी दिशा से क्या हो रहे हैं,
विचलित हो रहे हैं। तो विचलित होने का कारण क्या हो सकता है कि ये कण जब यहां टकरा रहे हैं, इसका मतलब इधर कुछ न कुछ क्या होते हैं, कोई कण क्या है, उपस्थित है, जिसके कारण इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट पकड़ो। तीसरा पॉइंट यहां से पकड़िए, ये क्या हो सकता है। आप रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है जो परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाता है। यानी परमाणु का अधिकांश धनावेशित भाग जो केंद्र के अंदर उपस्थित होता है, जो पूरी की पूरी परमाणु की व्यवस्था को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हम ये कह सकते हैं परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाता है और इसकी व्यवस्था को नियंत्रित करता है। क्या कहते हैं जिसे, नाभिक कहा गया। क्या कहा गया था, परमाणु का नाभिक केंद्र में है ना, तो केंद्र के हिसाब से नाभिक कहा गया। दो तो ये हो गए। उसके बाद रदरफोर्ड ने सीधा सा बताया तीसरा पॉइंट कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो तो आप जानते ही हो कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है कक्षक, एक होता है कक्ष और एक होता है कक्षा। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे तो ये इसके अंदर ये तीसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा तो मैंने आपको बोल के बता दिया, और तीसरा पॉइंट ये आया नाभिक का, और चौथा पॉइंट आया आपके कौन सा, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट था इनका, जो कहते हैं कि परमाणु मॉडल को सबसे ज्यादा इसकी मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को यही चौथा पॉइंट बताता है कि एक परमाणु में धनायन और ऋणायन, यानी इलेक्ट्रॉन और ये क्या होते हैं, प्रोटॉन, धनायन, ऋणायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, या समान होने के कारण परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी और उदासीन होता है। ये केवल इन्होंने क्या किया, अपना पॉइंट बताया था कि जो परमाणु जो है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल रहे हैं, जनरली क्या होता है धनायन और ऋणायन। अब अगर परमाणु के अंदर धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या बराबर होगी तो क्या होगा, परमाणु उदासीन होगा, और जो उदासीन परमाणु होता है ना, वही सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी माना जाता है। ठीक है, तो ये जो परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से देखो, जनरली तो हमें ये सब चीजें ऐसे जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। अब इसकी कमियां आएगी तो अपन कमियां लेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आएगी ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिया है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे इस परमाणु मॉडल की कमियां। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कमी आएगी जो है मैक्सवेल का सिद्धांत। उस सिद्धांत को अपन अच्छी तरीके से पढ़ के फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।